डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं नरेंद्र कुमार, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम ट्रू फॉल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में नेशनल इनकम के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यदि उनके बारे में आपको कोई डाउट है तो आप उनको कमेंट क्लासेस में भाई डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल इनकम के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चन है, उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलवेज एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। भाई देखिएगा, जो क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करता है भाई, एक्सक्लूड करता है। क्या ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है? हमें हमारे विद रीजन के साथ इसको बताना है। सो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को एक्सक्लूड करके चलता है। क्यों? बिकॉज एक प्रकार से जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ पार्ट्स है फाइनल गुड्स का ही। इस वजह से इसकी वैल्यू को यदि हम दोबारा से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा भाई क्या डबल काउंटिंग बन जाएगा। सो ये हमारा एक प्रकार से क्या ट्रू है। हमेशा ही हम हमारे जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स को वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा भाई, जीडीपी के अंदर केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार से हम वो वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एयर फ्रायर इन योर किचन इज ए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन। भाई जो हमारा एयर फ्रायर जो कि किचन के लिए होता है, किचन में होता है, वो क्या एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है या नहीं है? सो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, जिसका यूज फॉर 1 ईयर से ज्यादा के लिए होता है और जिसकी रिलेटिवली वैल्यू भी मार्केट में हाई रहती है कंज्यूमर के लिए। सो देखिएगा, जो एयर फ्रायर है वो एक प्रकार से ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। सो ट्रू है हमारा ये। सो क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, जो लंबे समय के लिए यूज की जाती है प्रोडक्शन के लिए, जिसका एक्सटेंडेड नंबर ऑफ ईयर्स रहता है, और जिसकी जनरली हाई वैल्यू रहती है गुड्स की, जो कि कॉमनली हाउस होल्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज नथिंग बट द ग्रोस टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब देखिएगा, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसकी वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जो ग्रोस टोटल वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, वो बहुत कुछ है। सो इसके बारे में बताना क्या हमारा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रू है। अब यदि हम इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में देखते हैं, यदि उसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, वो ऐसा एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ नॉन फैक्टरिंग गुड्स, यानी कि प्रोड्यूसर के द्वारा टोटल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, नॉन फैक्टरी इनपुट्स के ऊपर जो लगाया गया है वो इंटरमीडिएट गुड्स का ही माना जाता है। सो जितनी भी टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है वो ग्रोस टोटल वैल्यू में इंक्लूड की जाती है। इस वजह से हमारा ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो ऑल कैपिटल गुड्स है क्या वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती है? मे बी नहीं हो सकती है, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती है। सो
एक प्रकार से ये ट्रू है। प्रोड्यूसर गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स जिसको हम कंसीडर करते हैं केवल वही होती है जो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए यूज की जाती है। वेयर एज कैपिटल गुड्स कौन से फिक्स एसेट है यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जबकि हमारी कैपिटल गुड्स एक प्रकार से प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट होती है जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। सो इसके रिगार्डिंग जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल है एज ए प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती है जो कि हमारा कैपिटल गुड्स नहीं है जिसका केवल सिंगल एक्ट ऑफ यूज है प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड्स ओनली, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब देखिएगा जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है भाई, एक प्रकार से जिसके अंदर हमारे हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंडिचर एज वेल एज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी जिसमें इंक्लूड किया जाता है। सो देखिएगा हमारा एक प्रकार से क्या है फॉल्स है क्योंकि इसमें हाउस होल्ड के ही एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इट इंक्लूड्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड एज वेल एज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि सर्विंग करते हैं किसके लिए हाउस होल्ड के लिए, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स केवल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉम्बिनेशन है किसका भाई, हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो कि हाउस होल्ड को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सो ये हमारा एक प्रकार से भाई जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं हमारा वहां पे भाई प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है, पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है, तो उन सभी का कॉम्बिनेशन आपका ये। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर कैपिटल फॉर्मेशन इन एन ओपन इकोनॉमी इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। भाई जो हमारा हायर कैपिटल फॉर्मेशन है, अब देखिएगा हायर कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट, अब किसी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जितना अधिक आपका भाई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट की जाएगी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए, सो उतनी ही ज्यादा उस कंट्री की जो ग्रोथ या जीडीपी है वो इंक्रीज होगी। सो हमारा ये क्या ट्रू है, किस प्रकार से ट्रू है भैया, क्योंकि हमारी हायर कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है भाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो एक प्रकार से पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है इन दोनों के बीच में कि कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जितनी अधिक कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी उतना अधिक आपका क्या भाई ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी। सो तभी तो हमारी कंट्री के अंदर भाई ज्यादा क्या एफडीआई के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर डेप्रिसिएशन हैज नथिंग टू डू विद द रिफ्लेक्स ऑफ टाइम। भाई समय के व्यतीत होने के साथ साथ डेप्रिसिएशन की वैल्यू में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। सो हमारा ये क्या है भाई, जो डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले तो देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन किसी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट का गो डाउन जाना यानी कि वैल्यू डिक्लाइन होना ही ड्यू टू चाहे वो यूज की जाए या यूज ना की जाए। सो डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट होगा ही होगा उस फिक्स एसेट के ऊपर। सो आल्सो एस्टिमेटेड लाइफ इज डिवाइडिंग फैक्टर व्हाइल एस्टिमेटिंग डेप्रिसिएशन। अब हम किसी भी असेट को जब यूज करते हैं तो उसके एस्टिमेटेड लाइफ को जरूर देखते हैं भाई कितना इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, तो उसी के बेसिस के ऊपर ही हम क्या डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट वन, obsolescence be it expected or unexpected is a component of depreciation। जो हमारा obsolescence है जो कि हमारा expected होता है और unexpected होता है। भाई obsolescence देखते हैं पहले होता क्या है, तो obsolescence यानी कि अप्रचलन यानी कि किसी भी प्रोड्यूसर की गुड्स का मार्केट से एक प्रकार से क्या है गो डाउन चला जाना यानी कि अनयूज हो जाना, भाई उसका मार्केट के अंदर डिमांड रहना। सो जिसकी वजह से हमारा क्या है मार्केट में उस प्रोड्यूसर को क्या है लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो इसके माध्यम से एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड दो प्रकार के ऑब्सोलेंस आपके डिटरमाइन किए गए हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कौन सा होता है, जहां पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर की गुड्स को डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कौन सा होता है, जो कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भाई प्रोड्यूसर की गुड्स का भाई एक प्रकार से कोई यूज ना होते हुए भी उसकी गुड्स का टोटली लॉस हो जाना। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को भाई हम डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट नहीं मान के चलते क्योंकि एक प्रकार से टोटल कैपिटल लॉस है ओनली एंड ओनली।
सो हमारा क्या ये फॉल्स है, केवल और केवल हम एज ए डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट्स में एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इंक्लूड करते हैं। किसी प्रकार का जो वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट का होना अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाता है, जो कि हमारा कैपिटल लॉस कहते हैं उसको, ना कि डेप्रिसिएशन के लिए यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर a new smartphone purchased by a father for his daughter is an example of final goods। यदि कोई एक स्मार्टफोन एक फादर के द्वारा अपनी डॉटर के लिए परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, क्या वो फाइनल गुड्स का हिस्सा है या नहीं है? सो देखिएगा ट्रू है। ये किस प्रकार से ट्रू है, आप देखिएगा जो न्यू स्मार्टफोन है जो कि एक फादर परचेज करेगा अपनी डॉटर के लिए, वो फाइनल गुड्स का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि उस फोन को अल्टीमेटली कौन यूज करेगा, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं। सो कि वो एज ए परचेज नहीं किया गया प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। सो हमारा केवल और केवल न्यू स्मार्टफोन एज ए डॉटर के लिए जो परचेज कर रहा है फादर, वो एज ए फाइनल गुड्स का एग्जांपल है। एलईडी लाइट्स इंपोर्टेड बाय एन इंपोर्टर आर इंटरमीडिएट गुड्स। जो एलईडी लाइट्स हैं वो एज ए इंपोर्टर जो कि इंपोर्ट कर रहा है, क्या वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है या नहीं है? सो देखिएगा कोई भी एलईडी लाइट्स जब एक कंट्री का इंपोर्टर है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेगा तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो माना जाएगा। ट्रू है ये। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उस इंपोर्टर का एलईडी लाइट को परचेज करने का एक ही मोटिव है कि उसको मार्केट में दोबारा से रीसेल करेगा, क्या करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो हमारा एलईडी लाइट्स इंपोर्टर के द्वारा इंपोर्ट करना क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स का हिस्सा है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर्स, एसी, फर्नीचर परचेज्ड बाय ए कोचिंग सेंटर आर एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स। भाई जो व्हाइट बोर्ड है या प्रोजेक्टर्स हैं, एसी है, फर्नीचर है, जो कि परचेज किया जाएगा एक कोचिंग सेंटर के द्वारा, क्या वो फाइनल गुड्स का एग्जांपल है या नहीं है? सो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, भले ही हमारे लिए फाइनल गुड्स हैं, लेकिन क्या है, ये एक प्रकार से फॉल्स है, क्योंकि इनको परचेज किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, इनकम को जनरेट करने के लिए किया जा रहा है कोचिंग सेंटर के द्वारा। सो ये हमारा केवल एक प्रकार से इंटरमीडिएट की कैटेगरी में ही लाई करेंगे, आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ ए बिल्डिंग इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बाय ए बैंक। भाई ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, क्या हमारा वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है या नहीं है, और किसी बैंक के द्वारा किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ये हमारा एक प्रकार से ट्रू है, क्योंकि जितना प्रकार का भी कोई मेंटेनेंस है, रिपेयर है या अपकीप है, किसी फर्म के द्वारा किया जा रहा है तो एज ए इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है, क्योंकि उसको वही एज ए मेंटेन करके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए उसको यूटिलाइज जरूर करेगा। एज ए उसका मोटिव क्या रहेगा, फ्यूचर में मोर एंड मोर इनकम जनरेट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू एन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री बिल्डिंग इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक फैक्ट्री है वो अपनी बिल्डिंग को एडिंग करना चाह रही है, फ्लोर को बढ़ाना चाह रही है, क्या वो हमारा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का पार्ट है या नहीं पार्ट है? अब देखिएगा बिल्डिंग या कोई भी फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है, सो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा, फॉल्स। एनी सच एक्सपेंडिचर इज कैटेगराइज्ड एज ए फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी किया जाएगा किसी एसेट के रिगार्डिंग या प्लांट के रिगार्डिंग, वो फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। भाई गुड एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जाएगी सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्या उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, केवल और केवल फॉल्स हमारा ये। किस प्रकार से फॉल्स है? केवल जो हमारा इंपोर्टेड वैल्यू है गुड्स जो कि प्रोड्यूस किया गया है सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि गुड एंड सर्विसेज दोनों की वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो ये पॉसिबल केवल क्या है, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस कर दिए केवल उसी की मॉनेटरी टर्म की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, बजाय किसके वैल्यू ऑफ सेल्फ यूज सर्विस की को इंक्लूड हम नेशनल इनकम में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मॉनेटरी वैल्यू को डिफाइन कर सके, फाइंड आउट कर सके उसकी सर्विस की वैल्यू को। And today's our last question है, intermediate goods are not included in national income, only final goods are included। भाई जो हमारे intermediate goods, अब देखिएगा स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है,
भाई वो गुड्स जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है और जिसकी वैल्यू में भी एडिशन होना बाकी है, और दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर द यूज फॉर देयर फाइनल यूजर्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया प्रोडक्शन की और जिनकी वैल्यू में अभी एडिशन होना रिमेन है बाकी है, और अपने फाइनल यूजर्स के लिए जो रेडी नहीं है यूज करने के लिए, केवल उन्हीं गुड्स को फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ट्रू है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एज ए अल्टीमेट पार्ट है किसका, फाइनल गुड्स का, और जिसको हमने एक प्रकार से क्या है भाई फाइनल गुड्स में इंक्लूड कर दिया इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को। So counting of intermediate goods would be amount to double counting of the same good at two stages of production, first as a part and second as a part of final goods। तो देखिएगा प्रोडक्शन के दो प्रकार के पार्ट माने हैं, एक तो इंटरमीडिएट गुड्स का होता है और एक आपका फाइनल गुड प्रोडक्ट्स का होता है। सो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट गुड्स बिकम पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स जब हम नेशनल इनकम में इसकी काउंटिंग करते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होप सो दैट you understand it. Thank you again.